नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की 30 दिसंबर की। और ये 10 क्वेश्चन होते हैं जो न्यूज़ में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 पहली बार किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा, जिसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो गोवा का केरल का जो बेकल बीच पार्क है, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा 24 दिसंबर को। ये 24 दिसंबर से आयोजित हो रहा है और वहाँ पे ज़िले की संस्कृति और अनूठी कला की महक के साथ देश की समृद्ध जो सांस्कृतिक विविधता है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। और कुछ वहाँ पे गीत संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, लजीज व्यंजन होंगे और जहाँ पे काफ़ी जो फूड्स होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ फूड जो इंडिया के, उनकी प्रदर्शनी लगेगी वहाँ पे। और आपको ध्यान में रखना होगा कि इस समय जो केरल के मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन। तो ये चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 2। हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया था, तो वो किसके जन्म दिवस पर मनाया गया था, ये जानना है इसमें। आपके ऑप्शन हैं अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिवस है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये सरकार में जवाबदेही के लिए जागरूकता फैलाती है जो कर्मचारी होते हैं उनके अंदर। और इसका जो स्थापना हुई थी या जो मनाया जाना शुरू हुआ था वो था 2014 से, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। और ये मनाया जाता है 19 से 25 दिसंबर के बीच में एक सुशासन सप्ताह के रूप में, जिसमें जितने सारे कर्मचारी हैं उनको अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस वर्ष का जो सुशासन सप्ताह मनाया गया है उसका जो थीम है वो क्या है, प्रशासन गाँव की ओर। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को 23 दिसंबर 2014 को भारत रत्न दिया गया था। तो ये है सुशासन दिवस के बारे में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसको प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, गीता फोगाट। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। अब हम जान लेते हैं कि ये प्यूमा इंडिया होता क्या काम करता है। ये अब देखिए, प्यूमा इंडिया जो है कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर, मतलब ये तरीके के जो कैजुअल जूते होते हैं और एथलीट के जूते होते हैं, इसका निर्माता है, डिजाइनर है। ये कंपनी है जो ये फुटवियर बनाती है। एसोसिएशन का जो उद्देश्य है इसका, वो क्या है, महिला उपभोक्ता खंड के प्रति, जो महिला उपभोक्ता हैं उनको प्यूमा के प्रति जो है मतलब उनका जो संबंध है या उनका अट्रैक्शन है वो बढ़ाना। अभिनेता पूरे वर्ष असंख्य गतिविधियों और ब्रांड अभियानों के माध्यम से जो इसके ब्रांड हैं, जूते हैं, परिधान है या जो और चीज़ें इसकी हैं, ये उनका जो है अनुष्का शर्मा प्रचार करेंगी। तो प्यूमा इंडिया जो है क्या करता है, कैजुअल एथलीट फुटवियर बनाता है, जूते या जो आप पैर पहनते हैं वो चीज़ें बनाता है। और इसी की बनी है आपकी ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमृत भारत स्टेशन योजना किसके लिए है? तो आपके इसके 4 ऑप्शन हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना, अब ये जब ही हाल ही में लॉन्च हुई है। 4 ऑप्शन है आपके, भारतीय रेलवे के लिए, भारतीय एयरलाइंस के लिए, DRDO के लिए, गाँव में जल व्यवस्था के लिए। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है भारतीय रेलवे के लिए। अब ये है क्या चीज़, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि जो जितने सारे स्टेशन हैं उनके लिए एक तो मास्टर प्लान तैयार करना, और सभी स्टेशनों को उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म जिनकी जो 760 से 840 मिलीलीटर मीटर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इनके ऊपर जैसे आसपास जो चीज़ें व्यवस्था हैं उनको बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद है कि जो इनके आसपास की सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जाएगा, और उनके आसपास जो पैदल मार्ग है उनको, पार्किंग क्षेत्र है, पैदल मार्ग है, ठीक है, इन सभी को एक तरीके से एक स्मार्ट रूप दिया जाएगा। और स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी होंगे कि उनका वेटिंग हॉल क्या है, कैसे होना चाहिए। अब देखिए, अब जो आपका अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसमें जितनी सारी स्टेशन पर और ट्रेन की व्यवस्थाएँ होती हैं सारी जो है वो उनको अपग्रेड करना, चाहे वो वेटिंग हॉल हो, चाहे आप टिकट बुक करते हैं, चाहे स्टेशन के अंदर गाड़ी पार्किंग करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं उनको एक स्मार्ट रूप देना, उनका विकास करना इस योजना का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया है? आपके ऑप्शन से IMA और TNOI को, भारत बायोटेक को, सन फार्मा को, जॉनसन एंड जॉनसन को। सारी मेडिकल कंपनीज हैं। और इसमें से जो आपको जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है IMA और TNOI को दिया गया है। अब जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी निरस्त्री पुरस्कार ये क्या है और IMA TNOI क्या है। देखिए, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है वो इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा स्थापित किया गया है। एक ट्रस्ट है जो इंदिरा गांधी स्मारक के रूप में काम करता है और उसके द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किया गया है।
प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को ये प्रदान किया जाता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, ये उसको दिया जाता है जो समाज सेवा, निरस्त्रीकरण और विकास के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हो। चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, अगर वो समाज सेवा और निरस्त्रीकरण या विकास में कोई भी योगदान देता है, उसको ये दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। और इसमें क्या मिलता है? 50 लाख रुपये मिलते हैं और मिलता है प्रशस्ति पत्र। और 2022 का जो है इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जिसे हम IMA बोलते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और जो TNOI है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो सारे नर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग की दी जाती है, ऐसी कंपनी है, उसको इन दोनों को इस बार दिया गया है, जिनको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप उनको अपने एग्जाम की तरफ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, RBI पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करना चाह रहा है? तो इसके लिए आपको जो देखिए, अभी तक क्या है कि भारत किसी भी देश के साथ में अगर व्यापार करता है तो व्यापार में क्या होता है कि हमेशा डॉलर ही चलता है। कोई जो डॉलर, क्योंकि डॉलर का क्या होता है कि मुद्रा उसकी स्थायी रहती है, तो इसलिए हर एक देश किसी देश से जब करता है तो वो डॉलर में करता है। अभी क्या है कि जो इंडिया है तो ज़्यादा अपना जो वर्ल्ड का अट्रैक्शन है वो खींच रहा है, तो इसमें RBI जो है उसने पहली बार भारतीय रुपये में व्यापार करेगा, किसके साथ में? रूस और श्रीलंका के साथ में करेगा। तो इस हिसाब से आपका A और B सही हो जाता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी और वह उन देशों के साथ व्यापार कर सकता है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंध लगे हैं। वित्तीय प्रतिबंध लगाने का मतलब ये है कि जितने सारे आपके वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, ऐसी कितनी भी सारी जो इंटरनेशनल मनी को एक्सचेंज करती हैं, उनके सारे ऑफिस लगभग USA में स्थापित हैं। अब इस समय रूस और यूक्रेन का चल रहा है युद्ध, और उसमें क्या हुआ कि वो जितनी सारी फाइनेंशियल पाबंदी थी वो लगा दी गई अमेरिका के द्वारा। अब वो नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा जो वर्ल्ड का जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, उन्होंने उस पर लगा रखा है। तो जब रुपए में हो जाएगा तो जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा है उनसे भी व्यापार करना थोड़ा सा आसान होता है। और इस तरीके के जो होते हैं वो एक वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, वोस्ट्रो नोस्ट्रो। तो ये क्या होता है कि आप किसी भी तरीके के जो है व्यापार कर सकते हैं। इनमें पैसा होता है, किसी एक बैंक का दूसरी बैंक का पैसा वो रख सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर RBI बैंक, वो सॉरी जो SBI बैंक है वो किसी और बैंक का रख ले पैसा अपने, तो एक तरीके से दूसरी बैंक का पैसा से खाता होता है व्यक्ति का, वैसे ही एक बैंक का होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे नोस्ट्रो खाता क्या होता है? ये उस बैंक का रिकॉर्ड है जिसके पास दूसरे बैंक में जमा राशि होती है, और इन खातों का उपयोग अक्सर व्यापार और विदेशी मुद्रा लेन देन के निपटान के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ओस्ट्रो खाता होता है वो बैंक द्वारा धारित भी किसी भी अन्य खाते की तरह होता है। बैंक द्वारा धारित किसी भी अन्य खाते की तरह होता है। जो भी खाता होता है सिंपल वैसे खाता होता है। खाता किसी तीसरे पक्ष, आमतौर पर किसी अन्य बैंक के लिए या उसके द्वारा बनाए गए धन का रिकॉर्ड है, लेकिन यह एक कंपनी या व्यक्ति हो सकता है। तो ये खाते के टाइप का होता है, लेकिन ये तीसरा पक्ष इसमें शामिल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? किस नाम से 2023 को घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज रूस यूक्रेन वर्ष, संघर्ष वर्ष, अनाज निर्भरता वर्ष और कोविड 23 वर्ष। तो आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन वो ए हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। चलिए जानते हैं इसके बारे में और बहुत कुछ। अब भारत विश्व भर में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और वैश्विक उत्पादकों में भारत का अनुमानित जो हिस्सा है वो कितना है? वो 41% है पूरे वर्ल्ड में, कि कितना ज़्यादा मोटा अनाज जो है भारत में उत्पादित होता है, और विश्व में जो उसका हिस्सा है कितना है? 41%। और इस 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज घोषित करने के लिए 72 देशों ने महासभा में अपना समर्थन दे दिया। मोटे अनाज जो होते हैं जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा है, रागी है, कुटकी है, काकून है, ठीक है, और सावा है, कोदो है, और मोटे अनाज हैं। ठीक है, ये सारे जो मोटे अनाज हैं, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी, कुटकी, काकून, सावा, कोदो, ये सारे आपके मोटे अनाज हैं। और भारत की अगर बात करें, इंडिया के अंदर की बात करें, तो उसके जो राजस्थान है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये टॉप मोस्ट राज्य हैं जो भारत के अंदर मोटे अनाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है? तो आपके ऑप्शंस हैं बम चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है बम चक्रवात। ठीक है, बम चक्रवात क्या होता है? एक तरीके का बर्फीला तूफान होता है, जो हर जगह बर्फ ही बर्फ जम जाती है इसके तूफान के बाद। अब ये समय अमेरिका में आया हुआ है। तो बम चक्रवात क्या है? बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। इसके केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, और ख़राब मौसम और बर्फीले तूफान से लेकर आंधी भारी वर्षा हुई होती है। मतलब जो उसका केंद्र होता है सेंट्रल, तो उसमें निम्न वायुदाब होगा और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होगा, जिससे ये और खतरनाक हो जाता है। यह तब निर्मित होता है जब ठंडी वायु राशियाँ गर्म वायु राशियों से टकराती हैं। जब ठंडी हवाएँ गर्म हवाओं से टकराती हैं तब ये जो है बम तूफान बनता है, बर्फीला तूफान बनता है। जैसे कि गर्म समुद्री जल के ऊपर की वायु, ठीक है, और इस तेज़ी से मजबूत होने वाले मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बोजेनेसिस क्या होता है? तो इसमें ये समझ लो कि जब ठंडी वायु राशियाँ गर्म वायु राशियों से मिलती हैं तो जो उसमें प्रक्रिया होती है, मौसम प्रणाली की जो प्रक्रिया होती है, उसे बॉम्बोजेनेस कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को किस दिवस के रूप में चिन्हित किया है? महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कोविड-19 दिवस, महामारी उन्मूलन दिवस, चाइना दिवस। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है हो जाता है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब इसमें क्या है कि 27 दिसंबर को महामारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भी साथ में ये किया गया है। पहली बार महामारी की तैयारी का वर्ष जो 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया था। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी कि 2020 को 27 दिसंबर को पहली बार मनाया गया था ये। और इस दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित है। इससे भविष्य में कोविड-19 जैसी जितनी परिस्थितियाँ होंगी उनको निपटने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ये आपका नाम दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो 10 क्वेश्चन नंबर है आपका, पुनर्योजी कृषि रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर से क्या लाभ होते हैं? ठीक है, तो इसमें लाभ क्या होते हैं इसके? पहली बात है जो पुनर्योजी कृषि होती है उसके बारे में आपको जानना है। तो पुनर्योजी कृषि वो होती है जिसमें अपने आप ही ज़मीन को उपजाऊ बनने दिया जाए, उसमें कुछ ऐसे घास या खरपतवार की खेती करना और फिर उनको उसी खेत में जोत देना जिससे वो सड़ करके उसकी उपजाऊ में वृद्धि कर सके। उसके फ़ायदे क्या होते हैं? मृदा क्षरण को कम करना, पोषक तत्वों को फिर से बेहतर करना, पशुधन को एकीकृत करना जो मृदा में उर्वरता को बढ़ाता है। अब बेहतर है कि ये सारे इसके सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाता है कि जब घास लगाओगे तो मृदा क्षरण भी नहीं होगा उसमें, पोषक तत्व फिर से बेहतर ही हो जाएंगे क्योंकि घास दोबारा उसमें गलेगी, जुतेगी, टूटेगी। ठीक है, और पशुधन को वहाँ पर जानवर लोग वहाँ पर चरेंगे तो वो उससे भी वहाँ पर क्या होगा, उर्वरता बढ़ेगी। तो इसमें ये आपके सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। अब इस पुनर्योजी कृषि एक समग्र कृषि प्रणाली है। ठीक है, मतलब एक एकीकृत प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, आप उसमें जो अभी रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं, कीटनाशक यूज़ करते हैं, इनका उपयोग कम हो, खेत की जुताई में कमी होनी चाहिए, पशुधन को एकीकृत करने और कवर की गई फसलों का उपयोग करने जैसे तरीकों से माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता, जैव विविधता में सुधार व जलवायु गुणवत्ता पर केंद्रित है। एक तरीके से सिंपल भाषा में देखा जाए तो पुनर्योजी कृषि क्या है कि जैविक खेती टाइप का हो गया कि अपने आप उसमें घास उगाई और उसको जोत दिया, उसमें जानवर भी चलेंगे, कुछ दिन के छोड़ देते हैं इसको, और जिससे वो अपनी जो उत्पादक शक्ति है उसको दोबारा से कैच करना, वो होता है पुनर्योजी कृषि। नमस्कार दोस्तों, और आगे जो भी वीडियो आपको चाहिए ऐसे ही आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।